सुमन ने एक मन्नत मांगी थी और उस मन्नत को पूरा करने के लिए वह बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी। तभी वह देखती है कि सामने से एक लड़का जा रहा है और उस लड़के को देखकर उसकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वह भावुक सी हो जाती है। उसके बाद वह अपनी बस में बैठती है तो वही लड़का पीछे से उसे आवाज़ देता है और कहता है कि सुमन, तुम कहाँ जा रही हो। आखिर कौन था वह लड़का जिसने सुमन को आवाज़ दी, क्या कहानी थी, किस वजह से सुमन उस यात्रा को कर रही थी, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर एक सुमन नाम की लड़की रहा करती है। उसके पिता छोटा मोटा काम किया करते हैं और उस काम से घर का भरण पोषण अच्छी तरह से हो जाता है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। सुमन के परिवार में सुमन का पिता और सुमन की माँ, यही 3 लोग रहा करते थे। अब दिन बीत रहे थे, तभी अचानक से एक दिन सुमन के पिता का एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण वह कमाने की परिस्थिति में नहीं रह पाता है। अब कुछ दिन तक तो उनके दिन अच्छे से बीतते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनका जो राशन पानी था वह ख़त्म हो जाता है और उनकी भूखे मरने पर नौबत आ जाती है। अब सुमन घर की परिस्थितियों को देखते हुए अपनी माँ से कहती है कि माँ, पिताजी की तबीयत ख़राब है तो अब मैं कुछ काम करती हूँ और काम करने के बाद जो पैसे आएंगे उससे अपना घर का भरण पोषण किया करेंगे। इस बात को सुनने के बाद जो सुमन की माँ है वो भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और कहती है कि बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा तुम कर लो। इसके बाद सुमन जगह जगह पर नौकरियाँ ढूंढने के लिए मार्केट के अंदर जाती है। वो सोचती है कि किसी दुकान पे छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो उससे घर के खर्च लायक आमदनी हो जाएगी और उससे मेरा घर का खर्च चल जाएगा। ऐसा ही सोचते हुए वह कई दुकानों में जाती है, वहाँ पर पूछती है क्या मुझे यहाँ पर नौकरी मिल सकती है, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिलता कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है। ऐसा ही करते हुए एक शोरूम के पास जाती है, जिस शोरूम के अंदर कपड़े बिका करते थे, लेडीज़ और जेंट्स गारमेंट की दुकान थी और काफ़ी बड़ा शोरूम था। उस शोरूम के अंदर लगभग 10-12 वर्कर काम किया करते थे। वह उसके अंदर जाती है और वहाँ पर जो हेड होता है उससे पूछती है कि क्या मुझे यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। तो जो हेड होता है वो कहता है कि हाँ हाँ, आपको नौकरी मिल जाएगी। हमें हमारे शोरूम के लिए एक सेल्स गर्ल की ज़रूरत है, क्या आप सेल्स गर्ल का काम कर सकती हो। तो सुमन झट से हमें भर लेती है, कहती है कि काम कोई भी हो मैं कर लूँगी, मुझे फ़िलहाल नौकरी की सख्त ज़रूरत है। सुमन देखने में बड़ी ही खूबसूरत और ईमानदार है। वो अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से किया करती है। इसी तरह से वो शोरूम पर जॉब करने लगती है और जॉब करते करते उसे कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन शोरूम के अंदर शोरूम के मालिक का बेटा, जिसका नाम आशीष है, वह आता है। वह अपने माता पिता की इकलौती औलाद है और माँ बाप के पास काफ़ी अच्छे खासे पैसे हैं। कई बिजनेस उसके पिता के चले हुए हैं, तो पैसों की यहाँ पे उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। वो गाड़ी से आता है और अपने शोरूम के अंदर एंट्री करता है। आशीष जैसे ही शोरूम के अंदर घुसता है तो वह देखता है कि एक सेल्स गर्ल जो कि सुमन थी वह बड़ी ही खूबसूरत है और उसे देखकर पहली ही नज़र में आशीष उसको अपना दिल दे बैठता है। अब इसके बाद शोरूम का मालिक का बेटा बार बार उस शोरूम पर आने लगता और सुमन को एकटक निहारने लगता है। स्टार्टिंग में तो सुमन भी उस पर ज़्यादा गौर नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे सुमन भी उसको नोटिस करने लगती है। आशीष जो कि एक अमीर बाप का बेटा था, बहुत ही खूबसूरत था और एक नेक लड़का था। काफ़ी अच्छे खासे पैसे थे उसके पिता के पास, तो उसको कमाने की कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो बार बार आकर शोरूम के अंदर सुमन को निहारा करता और एक दिन अचानक से वह सुमन को अपने कैबिन में बुलाता है। वह अपने कैबिन में बैठा हुआ था, सुमन को बुलाया जाता है। सुमन आती है, कैबिन के अंदर एंट्री करती है तो कहती है कि हाँ सर, बताइए क्या काम है। तो आशीष कहता है कि पहले तुम बैठो, पानी पियो। सुमन को पानी पिलाता है और उसके बाद सुमन से अपने प्यार का इजहार कर देता है। इधर जो सुमन है वो भी उसको मन ही मन चाहा करती थी, लेकिन वो कहती है कि नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता, आप कहाँ और मैं कहाँ। हम लोग इतने पैसे वाले नहीं हैं जो आप लोगों की बराबरी कर सकें, और आप भले ही मेरे से प्यार करो लेकिन ये समाज हमारे रिश्ते को स्वीकृति नहीं देगा। ऐसा कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है। लेकिन सुमन के मन में आशीष के लिए प्यार जग चुका था, तो वो एक मंदिर पे जाती है और एक मन्नत मांगती है। मन्नत में वो मांगती है कि अगर मेरी आशीष से शादी हो गई तो मैं वैष्णो देवी ज़रूर जाऊंगी। ऐसी मन्नत मांगकर वो वहाँ से आ जाती है। अब आशीष इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वह अपने घर जाता है और अपने माँ बाप से एक साथ बोल देता है कि मुझे शादी करनी है और हमारे ही शोरूम में एक लड़की काम किया करती है जिसका नाम है सुमन, और मैं उसी से शादी करूँगा।
माँ बाप सुमन के बारे में जब पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है, इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और सुमन जो कमाया करती है उसी से उनके घर का गुजारा होता है। इस बात को देखते हुए आशीष के घर वाले आशीष से मना कर देते हैं, कहते हैं कि उस लड़की से तेरी शादी नहीं हो सकती, वो किसी तरह से भी हमारे बराबर के नहीं है। लेकिन आशीष अपने घर वालों से कहता है कि अगर उस लड़की से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वो घर वालों से नाराज़ होता है, खाना पीना छोड़ देता है और अपने कमरे में चुपचाप अकेला रहने लगता है। अब बच्चों की मनमानी के आगे घर वालों की कहाँ चले। इसके बाद उसके घर वाले उसकी जिद के आगे अपनी हार मान लेते हैं और वह कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम खाना खाओ, हम तुम्हारी शादी सुमन से ही करा देंगे। अब घर वाले आशीष के साथ सुमन के घर जाते हैं, उतरते हैं। उतरने के बाद देखते हैं कि घर काफ़ी छोटा सा है, 2-3 कमरे हैं, एक छोटी सी नॉर्मल सी किचन है और लेटरिन बाथरूम बाहर बने हुए हैं। तो जो आशीष की माँ है वो इन सभी चीज़ों को देखकर अपना मुंह चढ़ा लेती है और उसी तरह से उस घर के अंदर एंट्री करती है। अंदर वो लोग जैसे ही जाते हैं तो सुमन के माँ बाप उस घर के अंदर थे। सुमन जो कि शोरूम पर काम कर रही थी, पीछे से वो लोग उसके घर गए थे और सुमन के माँ बाप से आशीष का पिता उसका हाथ अपने बेटे के लिए मांग लेता है। सुमन के माँ बाप कहते हैं कि साहब, आप तो बड़े लोग लग रहे हो और हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम आप लोगों से रिश्ता जोड़ सकें। ऐसा कहते हैं सुमन के माँ बाप। लेकिन जो आशीष का पिता है वो उनसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बेटी हमारे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है और उसने जिद की है कि वो इसी से शादी करेगा और तुम्हें केवल बेटी देनी है, बाकी सारा कुछ इंतजाम तुम हम पर छोड़ दो। ऐसा कहकर आशीष के पिता, उसकी माता और आशीष उनके घर से वापस चले आते हैं और कुछ दिनों बाद सुमन और आशीष की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। शादी हो जाती है। शादी के बाद सुमन दुल्हन बनकर आशीष के घर आती है। वह बड़ी ही खुश है कि जो मैंने मन्नत मांगी थी वो पूरा हो गई। अब आशीष और सुमन दोनों बड़े ही प्यार से रहा करते। लेकिन यहाँ पे जो आशीष की माँ थी, यानी कि सुमन की जो सास थी, वह सुमन से थोड़ा सा जला करती। वो कई बार तो उससे ताने मार दिया करती कि तूने पैसों के चक्कर में मेरे बेटे को फंसा लिया और अब हमारे साथ ये घिनौना खेल खेल रही है। ऐसे कुछ ताने वो सुमन को दिया करती। वह आशीष से कहा करती है, आशीष कहता है कि कोई बात नहीं, मम्मी है, कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इन सभी बातों को अपने दिल पर मत लगाया करो। ऐसे करके दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे टाइम बढ़ता है और टाइम बढ़ने के साथ साथ ही लगभग 1 साल हो जाता है। 2018 में उनकी शादी होती है और 1 साल बाद एक दिन अचानक से सुमन के माता पिता सुमन के पास सुमन से मिलने के लिए आते हैं। वो लोग ऑटो से आए थे और ऑटो से आने के बाद वो ऑटो वाले को किराया देते हैं। उनके पास छुट्टे पैसे नहीं थे और ऑटो वाले के पास भी छुट्टे पैसे नहीं थे। ऑटो वाला कहता है कि मुझे आप ही लाकर दे दो, आप यहाँ पर आए हो, अपने घर से अंदर से ले आओ। तो सुमन का पिता आता है सुमन के पास और उसकी सास के सामने ही अपनी बेटी से छुट्टे पैसे मांगने लगता है। वो छुट्टे पैसे मांगता है। जैसे ही सुमन छुट्टे पैसे लेने के लिए अंदर जाती है तो सुमन की सास सुमन के पिता को परी बोली सुनाने लगती है। वो कहती है कि कैसे लोग हो तुम, तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आई, हमारे घर पर मुंह उठाकर चले आए ऑटो से और उसके भी छुट्टे पैसे तुम्हारे पास नहीं हैं, वो भी तुम हमसे ही मांग रहे हो। अगर यहाँ आया करो तो यहाँ गाड़ी से आया करो, हमारी भी इज्जत है, समाज में हमारी बेइज्जती होती है। ऐसा सुनते ही सुमन के माँ बाप बिना सुमन से छुट्टे पैसे लिए उसी ऑटो में बैठकर वापस अपने घर चले जाते हैं। इन सभी बातों को सुमन भी अंदर से सुन लेती है। वह बाहर आती है तो देखती है कि उसके माता पिता वहाँ से जा चुके हैं। अब अपनी सास से कहती है कि माँ जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है और आज तो तुमने हद ही कर दी, मेरे माँ बाप को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहाँ तुमसे ज़बरदस्ती कहा था कि भाई हमें तुमसे रिश्ता जोड़ना है, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। तुम लोगों ने कहा था कि हमारे बेटे के लिए अपनी बेटी का हाथ दे दो। इस बात को सुनने के बाद जो सुमन की सास है वो थोड़ा सा और भड़क जाती है और उसको इस बार फिर खरी खोटी सुना देती है। खरी खोटी सुनने के बाद सुमन भी जो छुट्टे पैसे लाई थी उनको लेकर बिना कुछ सामान को लिए सीधा अपने घर चली जाती है, अपने माँ बाप के पास। माँ बाप से कहती है कि जहाँ पर तुम्हारी बेइज्जती हुई वहाँ पर मैं 1 सेकंड नहीं रह सकती। ऐसा कहकर सुमन अपने मायके में रहने लगती है। पीछे से आशीष आता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ, सुमन कहाँ गई। माँ उसको बताती है कि बेटा, उसके माँ बाप आए थे और मैंने तो उनसे केवल यही कहा था कि तुम लोग ऐसा मत करो, हमारे यहाँ पर आया करो तो कम से कम गाड़ी में आया करो। बस इसी बात को लेकर वो लोग यहाँ से नाराज़ होकर चले गए और तुम्हारी पत्नी सुमन भी उनके साथ ही चली गई। इस बात को सुनने के बाद आशीष को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो सोचता है ये भी भले ही कोई बात है, ऐसी छोटी मोटी बात के लिए वो नाराज़ होकर चली गई। यहाँ पर जो सुमन की सास है
उसने आशीष को पूरा वाकया नहीं बताया कि उसने क्या क्या उसके माँ बाप से कहा था। अब दोस्तों आशीष भी गुस्सा भरकर अपने घर में बैठा रहता है, उधर सुमन अपने वहाँ पर मायके में बैठी रहती है। इन दोनों को इसी तरह से 4 साल हो जाते हैं और 4 साल बाद अचानक से एक दिन सुमन सोचती है कि क्यों ना अब अपनी मन्नत को पूरा कर लिया जाए। इन दोनों को ना ही तो डिवोर्स का केस चलता है, ना ही कोई और बात होती है। 4 साल में आशीष कभी भी उससे बात करने की भी कोशिश नहीं करता, लेकिन वो उसके ख्यालों में डूबा रहता, गुमसुम सा रहता घर पे। तो उसकी माँ को लगता है कि भाई हमने जो भी किया है इसके साथ वो गलत किया है, इसकी पत्नी को इस तरह से ताने नहीं देने चाहिए थे। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। इधर जो माँ बाप हैं वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। आशीष भी सुमन के पास नहीं जाता है। फिर अचानक से एक दिन सुमन जब अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी, तभी आशीष वहाँ से गाड़ी लेकर निकलता है और उसे सुमन दिख जाती है। सुमन भी उसको देखती है और देखकर थोड़ी सी भावुक हो जाती है। इसके बाद आशीष अपनी गाड़ी को किनारे लगाकर गाड़ी से उतरकर उस बस के अंदर चढ़ जाता है जहाँ पर सुमन गई थी, और सुमन से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो सुमन। सुमन जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है कि उसका पति है जिसने उसे आवाज़ दी है अभी। तो सुमन उससे कहती है कि मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें इससे क्या मतलब है। तो उसका पति आकर उसके साइड में बैठ जाता है और उससे कहता है कि तुम कहीं भी जाओ, इससे मुझे कोई मतलब क्यों नहीं है। आखिर तुम मेरी पत्नी हो, ना ही तो हमारा तलाक हुआ है और ना ही और कुछ हुआ है। तो सुमन आशीष से कहती है कि अब 4 साल में तुम्हें ये बात याद आई। आशीष कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और तुम्हारी भी तो गलती है। तुम छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा बवाल बना दिया और 4 साल तक तुम मुझसे नाराज़ रही। सुमन ने कहा छोटी सी बात, तुम इसे छोटी सी बात कह रहे हो। तुम्हारी माँ ने मेरे माँ बाप को भली बुरी सुनाई और उनसे कहा कि कैसे भिखमंगे हैं, इनसे हमारा रिश्ता हो गया और ये ऑटो के लिए इनके पास छुट्टे पैसे भी नहीं हैं। मेरे पिता ने भला कहाँ आपसे ज़बरदस्ती की थी कि भाई हाँ अपनी बेटी की शादी मैं तुम्हारे बेटे से करूँगा। ऐसा तो नहीं कहा था, उन्होंने तो मना ही किया था, कहा था कि हम तुम्हारे लेवल के नहीं हैं। इस बात को सुनकर आशीष का माथा ठनकता है और वह कहता है कि सुमन इसमें मेरी गलती नहीं है और ना ही तुम्हारी गलती, इसमें गलती पूरी की पूरी मेरी माँ की है। उसने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी। उसने मुझसे कहा कि केवल मैंने ये कहा था कि यहाँ पर आओ तो गाड़ी में आया करो, इस तरह की हमारी भी इज्जत है समाज के अंदर। मुझे ये नहीं पता था कि आपके पिता से मेरी माँ ने इतने ज़्यादा अपशब्द कहे हैं। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं कब का तुम्हें लेने के लिए पहुँच गया होता। अब आशीष कहता है कि चलो छोड़ो इन सभी बातों को, तुम अब ये बताओ तुम जा कहाँ रही हो। सुमन बताती है कि मैंने एक मन्नत मांगी थी हमारी शादी से पहले और मैं उसी मन्नत को पूरा करने के लिए जा रही हूँ। मुझे लगता है कि भगवान मुझसे नाराज़ हो गए हैं और तभी मुझे और तुम्हें अलग कर दिया। इसी वजह से मैं इस मन्नत को पूरा करने के लिए जा रही हूँ ताकि हमारी मन्नत पूरी हो और हमारा घर फिर से बसे। अब आशीष इस बात को सुनने के लिए तैयार बैठा था। वो कहता है कि तुम 1 मिनट रुको, ज़रा इससे उतरो, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ और उसी से तुम्हारी मन्नत को पूरा करने के लिए चलेंगे। आशीष सुमन को बस से उतारता है और उतारने के बाद अपनी गाड़ी में बैठाता है। गाड़ी में बैठाने के बाद वो दोनों जन जाते हैं, वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और वहाँ पर अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। अब इसके बाद वो लोग वहाँ से वापस लौटते हैं और वापस लौटने के बाद आशीष सुमन को अपने साथ लेकर सीधा उसके घर जाता है, अपने ससुराल में, और वहाँ पर अपने सास ससुर से माफ़ी मांगता है अपनी माँ के किए हुए बर्ताव के लिए। वो उनसे कहता है कि माँ बाबूजी मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि आपसे इतने ज़्यादा अपशब्द कहे गए हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं काफ़ी पहले ही आ जाता सुमन को लेने के लिए, लेकिन अब हम लोग अलग नहीं रहेंगे, मैं सुमन को अपने साथ ले जा रहा हूँ। सुमन के जो पिता हैं वे भी आशीष से कहते हैं कि बेटा आखिर जाना तो इसे तुम्हारे पास ही है, हम कहाँ सदा अपनी बेटी को अपने पास रख सकते हैं, तुम्हारी इच्छा ले जाओ। तो सुमन को उसका पति आशीष अपने घर ले जाता है। वहाँ जाकर आशीष की माँ जो होती है वह भी अब समझ चुकी थी कि सुमन के बिना जो उसका बेटा है वो अच्छी तरह से नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो 4 साल उसने काटे थे वो 4 साल मायूस होकर ही काटे थे। और इसी वजह से आशीष की जो माँ है वो भी अब नरम दिल हो जाती है। वह भी सुमन के साथ अच्छा बर्ताव किया करती, उसे अच्छी तरह से रखा करती और परिवार हंसी खुशी एक साथ रहने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहाँ पर किस्मत ने करवट ली और करवट लेने के बाद दोबारा से उनका एक तरह से फिर से घर बस गया। सुमन जो लड़की जिस शोरूम में काम किया करती थी उस शोरूम के मालिक के बेटे से ही उसकी शादी हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।